हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन फिनाइट के बारे में। नॉन फिनाइट के बारे में हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है। 8th क्लास से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन हम लोगों ने इसे डीप नहीं पढ़ा है क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर एग्ज़ाम की टेंशन रहती थी, इसलिए हम लोग केवल बेसिक तौर पर ही उसको स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको एकदम बेस से, एकदम शुरुआत से, कि नॉन फिनाइट क्या होता है और नॉन फिनाइट के कितने काइंड्स होते हैं। और उससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने सारे कॉन्टीन्यूअस पढ़े, हमने सारे परफेक्ट पढ़े, सारे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़े और सारे इंडेफिनिट भी पढ़े। अब ट्रांसलेशन में दूसरी जो अहम रोल होता है वो होता है नॉन फिनाइट का। नॉन फिनाइट में पहला पॉइंट हमारा होता है जीरन। जीरन सुना बहुत है लेकिन अच्छे से जानते नहीं हैं सब, तो हम इसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। जीरन एक्चुअल में होता क्या है। तो जीरन को हम लोग हिंदी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, जब वर्ब के साथ ना लिखा होगा और उसके बाद में कोई प्रिपोजिशन लिखी होगी हिंदी में, जैसे कि पढ़ना, या इसको बोल सकते हैं कि पढ़ने में। अब ये जो पढ़ने है ये हमारी वर्ब है, उसमें ना लगा हुआ है, और ये जो में है ये प्रीपोजिशन है। तो इसमें जो समझना है वो ये है कि प्रीपोजिशन हमारी वर्ब के तुरंत बाद आएगी। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था तो उसमें हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था। तो वहाँ पे प्रीपोजिशन का क्या मतलब निकलता था कि प्री प्लस पोजिशन, यानी कि जिस वर्ड के बाद आती है उसी वर्ड के पहले लिखी जाती है। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि इस वर्ड के बाद में ये आया है, तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले ये आएगा, उसके बाद में हमारी ना वाली वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो एक्चुअल में यही जीरन होता है, जब प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाए। टू के अलावा बाकी जितनी भी प्रीपोजिशन है, अगर उसके बाद हमारी वर्ब लिखी जा रही है तो वर्ब में आईएनजी लगाना कंपलसरी हो जाता है। और टू अगर होता है तो वो हमारा इन्फिनेटिव के रूल्स में आ जाता है। लेकिन हम लोग अभी जीरन के बारे में पढ़ रहे हैं। जीरन क्या होता है कि इसको एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा के सेंटेंस को, जैसे हम बोलते हैं कि सीइंग अ लायन ही रैन फास्ट, तो इस तरह से हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हम लोग किस बेस पर उसको यूज़ कर रहे हैं। लिविंग इज गुड सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो हम वहाँ पर जीरन का यूज़ करेंगे। तो जीरन का असल में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग ऐसे सेंटेंस में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें बहुत आसानी से ये समझ लेना है कि वो जीरन होगा। और जीरन का रूल्स क्या होता है कि जिस किसी वर्ब में प्रीपोजिशन आ जाती है, वर्ब के साथ में, वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन अगर आ जाती है तो हम लोग जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हम वो प्रीपोजिशन को लिखते हैं, फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। यही हमारी जीरन की पहचान है। सेंटेंस ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि वो सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है, या वो घूमने के लिए जाता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है। तो यहाँ पर हमें जो समझना है कि जीरन एक्चुअल में क्या होता है। तो जीरन क्या होता है, सब्जी लेने के लिए, अगर हम इसको हटा दें, भाई ये जीरन है, और इसको ट्रांसलेट जब हम करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट बंद करके उसको भूल जाते हैं। हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पहले बनाते हैं। वो बाजार जाता है, एक कॉमन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था तो उसमें ये भी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट।
भाई यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अब उसके बाद में क्या बात आती है, सब्जी लेने के लिए यानी कि लेने के लिए तो हमारी जीरंड हो जाएगा, और जीरंड का अपना एक ऑब्जेक्ट है। जीरंड या इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट लेके फिरते हैं, और अगर नहीं लेके फिरते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। बस समझने वाली बात यह है कि पहले हम अपने उस सेंटेंस को बनाएंगे जिसके साथ में एक मेन वर्ब जुड़ी हुई है। भाई अगर इस ब्रैकेट वाली चीज़ को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है कि वो बाजार जाता है। बहुत सिंपल ऑर्डिनरी सेंटेंस है, हम इसको ऑर्डिनरी सेंटेंस की तरह इसको पहले बना लेते हैं, ही गोज टू मार्केट। अब हम इसको केवल अलग से जोड़ देंगे। भाई ये जो सब्जी जो है ये हमारे जीवन का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का रूल्स हमने बताया है। प्रीपोजिशन में क्या होता है कि किसी वर्ड के साथ, किसी वर्ड के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आती है तो उसी वर्ड के पहले वो यूज़ की जाती है। हम लोग ने इससे पहले वाले रूल्स में पढ़ रखा है, वही रूल्स अब हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। सब्जी लेने के लिए की इंग्लिश होती है फॉर, और बाकी लेने की होती है टेक। लेकिन हमको ये बात पहले से पता है कि जब किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब में आईएनजी का लगना अनिवार्य हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। अगर हम वहाँ पर आईएनजी नहीं लगाते हैं, टू के अलावा कोई सी भी प्रीपोजिशन के बाद में अगर हमारी वर्ब आती है प्रीपोजिशन के बाद, तो 101% हम लोग वहाँ पर आईएनजी लगाएंगे। यही जीरंड की अपने आप में एक पहचान है। तो टेकिंग, अब इसका ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। जीरंड का यूज़ हमारे कॉमन सेंटेंस में होता है, क्योंकि जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, राम बाजार जाता है, सीता बाजार जाती है, या माली पेड़ों को पानी डालता है, या जितने भी ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो किताबी होते हैं। तो किताबी सेंटेंस तक अगर हम सीमित रहते हैं तो हमें ये जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोगों को किताब तक ही सीमित नहीं रहना है, हम लोगों को समाज में रहना है, हम लोगों को लोगों से मिलना है, बातचीत करना है। तो जिस हिसाब से हम बाकी बातचीत करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारा जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल तीनों का भरपूर यूज़ होता है। वहाँ पर खाली टेंस से काम नहीं चलता है। खाली राम ही बाजार नहीं जाएगा, राम कुछ लेने के लिए भी बाजार जाएगा, राम घूमने के लिए भी जाएगा। सीता खाली खाना ही नहीं पकाएगी, सीता कुछ घूमने के लिए भी जाएगी, या कुछ और जीरंड और पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का यूज़ उसमें किया जाएगा। तो हमारा जो रूल्स है वो ये है कि हमारे कॉमन सेंटेंस में अभी तक के हम लोगों ने जितना पढ़ा है टेंस में, वो तो एकदम साधारण सेंटेंस है कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने अपना काम किया है, मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से अपना काम कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें तो कॉमन है। लेकिन अब हम लोग जहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें हर उस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन आना चाहिए जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो अब जीरंड का क्या यूज़ होता है हम लोगों ने सीख लिया है। जीरंड क्या होता है कि किसी भी वर्ब में कोई भी प्रीपोजिशन का साथ में हिंदी की जो प्रीपोजिशन होती है उसका साथ में आना, यानी कि वर्ब के बाद में आना, और हम लोग उस प्रीपोजिशन को पहले लिख के उस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ये हमारी पहचान है। तो वर्ब में आईएनजी प्रीपोजिशन लिखने के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। यही हमारी जीरंड की पहचान है, और जीरंड को इसके अलावा पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ भी वर्ब में आईएनजी आएगा समझ लेना वहाँ पे जीरंड है। लेकिन कहाँ पर आएगा ये भी समझने की बात है। प्रीपोजिशन के बाद ही वर्ब वो आनी चाहिए, तभी वो जीरंड होगा। वरना पार्टिसिपल में भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें, या हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, हम लोग दोनों में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर में छोटा सा अंतर है। वो अंतर ये होता है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ वर्ब में आईएनजी आता है, और यहाँ पर अगर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो WHILE वाइल आएगा, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। तो वाइल हमारी कोई प्रीपोजिशन नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको जीरंड के रूल्स में नहीं रखते हैं। हमारा जीरंड का रूल्स बस एक ही होता है, वो ये होता है कि हम लोगों को ये पहचानना कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन आ रही है
और हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन का वही रूल्स यूज़ करते हैं जो कि हम लोग हर जगह यूज़ करते चले आ रहे हैं। कि हमने जैसे बताया था किसी भी वर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन आती है तो उसी वर्ड से पहले वो यूज़ की जाती है। वर्ड में हमारे नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन भी आते हैं, हमारी वर्ब भी आती है, हमारे कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि हमने वर्ड बोला था, ना कि हमने नाउन बोला था और ना हमने एडजेक्टिव बोला था। वहाँ पर हम वर्ब की बात कर रहे थे तो हम वर्ब को ही मेंशन करेंगे। तो अब बात ये आती है कि जीरण हमारा क्लियर हो गया है। इन्फिनेटिव को हम लोग समझ लेते हैं। जिस तरह से जीरण में प्रीपोजिशन आती है उसी तरह से इन्फिनेटिव में भी प्रीपोजिशन आती है, लेकिन केवल टू आती है। टू के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। और इसमें समझना क्या है कि हम हिंदी सेंटेंस में इसको कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे पहचानेंगे। वो सब्जी लेने बाजार जाता है। अगर हमारी जो वर्ब है उसमें केवल ना और ने अगर हमारा लगा हुआ है तो समझ लेना वो हमारा इन्फिनेटिव है। कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, प्रीपोजिशन का कोई सेंस भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी तो यहाँ पे जीरंड हो जाएगा, और अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव को बनाने के लिए टू लगाते हैं, बस दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। वो ये होता है कि जीरंड को हम लोग अपना सेंटेंस बनाने के बाद आखिरी में उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। इन्फिनेटिव को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ही चेंजिंग करते हैं। ही गोज, उसके बाद सब्जी लेने, टू टेक वेजिटेबल। यहाँ पर सब्जी लेने जाता है तो बाजार को इतनी अहमियत नहीं दी गई है, इसलिए फ्रॉम मार्केट लगा देंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पर से का सेंस हिडन है, छिपा हुआ है, इसलिए हम लोग वहाँ पर फ्रॉम लगा दे रहे हैं। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू टेक वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, क्योंकि अब ये सेंटेंस बदल गया है। पहले ये सेंटेंस जीरंड के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा था, अब ये सेंटेंस जो है वो इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा है कि अगर सेंटेंस में जीरंड आता है तो वो उठा के आखिरी में फेंक दिया जाएगा, लेकिन अगर इन्फिनेटिव आता है तो सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब के बाद में यूज़ कर लिया जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर है, इसको उठा के आखिरी में फेंकेंगे, इसको उठा के हमारी मेन वर्ब के बाद में यूज़ कर लेंगे, और हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द वर्ड सब आखिरी में यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं जब उनके सामने उसके काइंड्स के बारे में डिफाइन किया जाता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि फ्यूचर पार्टिसिपल। नहीं, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल्स हमने बता दिया है। जब हमारी वर्ब के साथ ता हुआ, ती हुई और ते हुए, इस तरह की चीज़ें अगर हमारी आती है तो हम लोग समझ लेते हैं वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सेंटेंस को वैसे ही बिल्कुल जीरंड के रूल्स को फॉलो करते हैं। हम लोग उस सेंटेंस को वैसे का वैसे ही बना लेते हैं, और बाद में उठा के वाई लगा के उस ता हुआ तीवी वाले वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। कई बार इसका ऑब्जेक्ट भी साथ में आ जाता है, जैसे कि मैं सब्जी लेते हुए। अगर सेंटेंस ये आ जाता है कि मैं सब्जी लेते हुए बाजार जाता हूँ, सब्जी लेते हुए, यानी कि मैंने घर से ही सब्जी ले ली है, घर से मैंने बैग में सब्जी भरी या झोले में सब्जी भरी, उसके बाद में बाजार चला गया। यानी कि अब मेरा टारगेट ये है कि बाजार से सब्जी लेकर आना नहीं है, बल्कि यहाँ से सब्जी लेकर जाना है। अब हम किस लिए लेकर जाते हैं, हम वो बेचने के लिए लेकर जाते हैं, हम किसी दूसरे को देते हैं, वो डजंट मीन है। यहाँ पर हमारा समझने वाला पॉइंट क्या है कि वो सब्जी लेते हुए बाजार जाता है, यानी कि सब्जी लेते हुए बाजार जाता है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल्स आ गया है, वो सब्जी लेते हुए बाजार जाता है। अब हमारा सेंटेंस कॉमन वाला क्या बना कि वो बाजार जाता है, हम लोग नॉर्मल लिखेंगे वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। अब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो रूल्स लगाएंगे, हमने बताया वाई लगा के वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और आखिरी में उठा के वो ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं, जैसे कि हमने जीरंड में किया था।
जीरन में भी हमने क्या किया था कि जो ऑब्जेक्ट लगा होता है जीरन के साथ उसको उठा के आखिरी में फेंक देते हैं, वो उसका खुद का ऑब्जेक्ट होता है। और हमारा सेंटेंस जो कॉमन सेंटेंस होता है मेन वर्ब वाला, उसका ऑब्जेक्ट अलग भी हो सकता है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, ही गोज टू मार्केट वाइल टेकिंग वेजिटेबल। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया कि वाइल टेकिंग वेजिटेबल। तो हमने क्या समझा है कि जीरन पार्टिसिपल एक्चुअल में वो वर्ब में आईएनजी है, शक्ल से तो एक ही जैसा दिख रहा है, रूल्स भी हम लोग एक ही तरह फॉलो कर रहे हैं, कोई नया नहीं है, बस इसमें प्रीपोजिशन आ रहा है, उसमें वाइल आ रहा है। और हम लोग किस हिसाब से उसको लिखेंगे, दोनों का एक ही तरीका होता है, दोनों को उठा के हमारे मेन जो सेंटेंस है उसके बाद में उठा के फेंक देना, नॉर्मल सेंटेंस का बना देना, एकदम सिंपल हो जाता है। और इन्फिनेटिव में हमने क्या सीखा था कि हमारी मेन वर्ब के बाद में यूज़ किया जाता है, जबकि पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा क्या है वो आखिरी में यूज़ किया था। पास्ट पार्टिसिपल भी ऐसे यूज़ किया था और परफेक्ट पार्टिसिपल भी बिल्कुल इसी तरह यूज़ किया था। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो क्लियर हो गया है क्योंकि इसमें वर्ब के साथ ता हुआ तीव्य तव्य आता है। हमारे कॉमन सेंटेंस में ता हुआ तीव्य तव्य वाली वर्ब दी गई होती है, बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि हम लोग की आम बोलचाल की भाषा होती है। उसके बाद में अगर हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल में कुछ नया नहीं होता है, केवल हम लोग हैविंग लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। किस में लगा देते हैं, जब हमारी वर्ब में कर आ जाए, के आ जाए, के बाद आ जाए। भाई वर्ब आ जाए, के आ जाए, वर्ब के बाद के आ जाए, के बाद आ जाए या कर आ जाए, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब सेंटेंस इस हिसाब से बना हुआ है, वो सब्जी लेते हुए बाजार जाता है। अगर हम इसको ये बना दें कि वो सब्जी लेकर बाजार जाता है, अगर हम इस तरह से इसको बनाएंगे कि वो सब्जी लेकर बाजार जाता है, अब हम कौन सा रूल्स लगाएंगे, अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल्स लगा देंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल्स क्या होता है कि सेंटेंस को वैसे का वैसा ही बना देना और बाकी चीज में क्या करना है कि हैविंग लगाना, मार्केट हैविंग। अब यहाँ का टेक में एनजी लग रहा था, लेकिन अब टेक टू टेकन वेजिटेबल, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस बन गया। अभी मेरा सेंटेंस क्या है, वो सब्जी लेकर बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट हैविंग टेकन वेजिटेबल। तो हमारे सेंटेंस सब एक जैसे बनते हैं, बस हमें समझना पड़ता है उस चीज़ को कि हम क्या वहाँ पर लगाएं कि वो एक जैसा हो जाए। तो हमने क्या समझा है, जीरन प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों, ये दो और एक ये, इसका एक ये और उसका दो, तो तीनों को एक ही फॉर्मूले के बेस पर हम लोग बना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी मेन वर्ब मेन ऑब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस अपने सेंटेंस को बना ले रहे हैं और बीच में जो फिजूल की चीज़ें दी हुई इसको उठा के आखिरी में फेंक दे रहे हैं। बस पहचान ये है कि जीरन में प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी आता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। और बाकी सब कुछ एक ही रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है, बस उनकी पहचान होती है। पहचान ये होती है, जीरन में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाएगी और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के बाद ता हुआ तीव्य तहवे आ जाएगा और परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब के बाद कर आ जाएगा या के आ जाएगा या के बाद आ जाएगा। तो हम लोग सिंपल से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इस तरह से हमारा सेंटेंस मॉडिफाई हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल की ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी उसको बताते चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी यूज़ आ गया, आपसे किसी ने पूछ लिया, तो आप उसको एक्सप्लेन तो कर सकते हो कि पास्ट पार्टिसिपल एक्चुअल में होता क्या है। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब में आ हुआ, ई हुई और ए हुए, जब वर्ब में आ हुआ, ई हुई, ए हुए, जब ये तीन चीज आ जाती है तो हम लोग वहां पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं और वहां पे कुछ डिफरेंट नहीं होता है, केवल अपना पूरा सेंटेंस, जैसे अभी तक हम पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, इसमें भी पूरा ही सेंटेंस बनाएंगे मेन वर्ब के साथ। और जब सेंटेंस फिनिश हो जाएगा तो एक कॉमा लगाएंगे
और कॉमा के बाद इस आ हुआ ईवी एवे वाली वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर कॉमा लगा के वैसे ही कर देंगे। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग वर्ब के साथ ता हुआ तीवी तेवे से इसकी पहचान करते हैं और अपने सेंटेंस पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अपने सेंटेंस को बना लेते हैं, उसके बाद इसको उठा के आखिरी में फेंक देते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में हमने क्या पाया कि वर्ब के साथ आ हुआ ईवी एवे दिया होता है, और इसमें भी हम लोग वही का काम करते हैं कि पहले अपने सेंटेंस को बना लेते हैं, उसके बाद में कॉमा लगा के इसको उठा के फेंक देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में सीखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब में कर आता है, के आता है, के बाद आता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उसी तरह से इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और पहले अपने मेन वर्ब वाले सेंटेंस को बना लेते हैं, और बनाने के बाद में जो कुछ व्यवस्था है उसको उठा के आखिरी में फेंक देते हैं। बस इस तीनों की अलग अलग पहचान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या है, वर्ब वाइल के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना, फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया तो बाद में लगा देना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग क्या करते हैं कि कॉमा के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना, और अगर उसको ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख देना, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग क्या करते हैं कि अपने सेंटेंस को पहले वैसे का वैसे ही बना लेते हैं, उसके बाद में जब रिमेन बचता है तो हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और अगर उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो लगा देना, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगा देना। तो आज हम लोग यहाँ पर नॉन फिनाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को नहीं समझ में आती हैं, तो इसको प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसमें प्रैक्टिस इस तरह की चाहिए होती है, जैसे अगर हम एक सेंटेंस बनाएंगे कि आज मैंने मरे हुए चूहे को चलते हुए देखा है। अगर हम इस सेंटेंस को बोलेंगे कि आज मैंने मरे हुए चूहे को चलते हुए देखा है, तो आज मैंने मरे हुए चूहे को चलते हुए देखा है। हमने ये सेंटेंस बताया है। अब आप इस पे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके कमेंट्स बॉक्स में इसका ट्रांसलेट करके ज़रूर भेजना। हम देखेंगे कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वैसे एक चीज़ और भी बताते चलें कि पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है, और एक कॉमा के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ की जाती है। लेकिन अगर केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है एज अ सब्जेक्ट, तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मरे हुए चूहे की बात करेंगे तो ये जो मरा हुआ चूहा है, क्योंकि अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि वो ऑलरेडी मर चुका है, वो मर गया है, अब उसके जिंदा होने की कोई संभावना ही नहीं बची है, परसेंट भी नहीं बची है। अब वो बात अलग है कि पुरानी कहावत हम लोग बचपन से बोलते चले आ रहे हैं कि मरे हुए चूहे को गोबर सुंघाना, मरे हुए चूहे को गोबर सुंघाना, और ये एक प्रोवर्ब है जिसका ट्रांसलेट लोग करते हैं। वैसे भी जो प्रोवर्ब लिखी होती है, जो बोली जाती है, और ट्रांसलेट उसका एकदम अलग ही होता है। लोग बोलते हैं ही ब्रेक्स हिज वाइफ हेड एंड बाई अ प्लास्टर फॉर इट। पहले उसने अपने वाइफ का सर फोड़ा, उसके बाद में उस पर प्लास्टर चढ़वाने के लिए चला गया। भाई मारे क्यों था जब प्लास्टर चढ़वाना पड़े। तो वही बात यहाँ पे आती है कि चूहिया मारकर गोबर सुंघाना, पहले तो उसको मारा, उसके बाद में अब गोबर सुंघा रहे हैं, तो क्या वो जिंदा हो जाएगी? भाई बेचारे की जान तो ले ही लिया, अब उसके बाद में गोबर सुंघा रहे हो। तो वही वाली बात आती है, यहाँ पर चूहा मरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर डाइंग रैट नहीं लगाएंगे। डाइंग रैट तब लगाएंगे जब चूहा मर रहा हो, लेकिन हम लोग के सामने वो नहीं मर रहा है। या ये दो सेंस है। अगर हम ये बोलेंगे कि आज मैंने मरे हुए चूहे को, चूहा मरा हुआ था और मैंने चलते हुए देखा, अगर हम इस सेंस पे बनाएंगे तो ये मरा हुआ चूहा डेड रैट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि चूहा मरा हुआ चूहा चल रहा था, यानी कि वो मरने की कगार पे था और एकदम मरगिल्ला सा हो गया था और वो चल रहा था, तो ऐसे में हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल दो तरह से बनते हैं। पहला तरीका होता है वर्ब में आईएनजी का लगाना, लेकिन उससे पहले कॉमा लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाना, उसके साथ नाउन यूज किया जाता है। तो समझना ये है कि वर्ब में आईएनजी तब लगता है
जब हमारा वो प्रोसेसिंग पे होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगती है जब वो एंडिंग पॉइंट पे होता है, ख़त्म, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि जीरंड में हमने देखा प्रीपोजिशन के बारे में, और इन्फिनेटिव में हमने देखा ये भी प्रीपोजिशन है लेकिन टू अकेला काम करता है। टू के बारे में पार्टिसिपल में हमने देखा वाइल यूज़ किया जाता है, हैविंग यूज़ किया जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल में हमने दो तरीके पढ़े हैं। अगर वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अगर वो प्रोसेसिंग में और ख़त्म होने के करीब है तो वहाँ पे आईएनजी लगा देंगे और कॉमा लगा देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम लोग इसके ही काइंड्स की तरफ बढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव कितनी तरह से यूज़ किए जाते हैं, इन्फिनेटिव के कितने काइंड्स होते हैं, या पार्टिसिपल को और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि ये नॉन फिनाइट ही होता है जो हम लोगों के दिमाग में नहीं आता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, कुछ कलाकार बच्चे मास्टर साहब को चेक करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मास्टर साहब बताइए कि पीतल का लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अब ये जो लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया वाली सिचुएशन है, ये कहीं और की जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ पार्टिसिपल से ही बनेगा क्योंकि वो प्रोसेसिंग में है, वो लुढ़क रहा है, लुढ़कते हुए लुढ़क रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, और आपकी सोच के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। आप प्रेजेंट हैं या आप नहीं प्रेजेंट हैं, दो अलग अलग बातें होती है। आप प्रेजेंट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग वर्तमान की बात करोगे, और आपको किसी और ने बताया है तो फिर वो पास्ट की बात हो गई। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, और इसको अगर ज़्यादा ध्यान दे दिया तो दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जो आप ना बना पाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है ट्रांसलेशन का। आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय।